हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, जिसमें कि हमें मेनली यूज़ ऑफ हीट, लो टेम्परेचर, केमिकल्स, रेडिएशन, ड्राइंग, इन सब मेथड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर फूड, जिसमें कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, वो किन किन कारणों से डिग्रेड होती है या फ्रूट और वेजिटेबल्स किन किन कारणों से ख़राब होते हैं। तो बेसिकली इसके 3 कारण हैं जिनसे कि फ्रूट और वेजिटेबल्स ख़राब होते हैं। सबसे पहला माइक्रोबियल अटैक, यानी कि डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो फंगस हो या अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक फ्रूट या वेजिटेबल पे होने के कारण वो खराब होते हैं। सेकेंड नंबर का फैक्टर आता है सेल्फ डिग्रेडेशन। सेल्फ डिग्रेडेशन कब होगा? जब किसी फ्रूट या वेजिटेबल की रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा होती है तो वो सेल्फ डिग्रेड होने लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक फ्रूट जब आप मार्केट से लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग और उसकी साइज़ काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन अगर वो 3, 4, 5 दिन तक पड़ा रहता है तो वो सिकुड़ने लग जाता है वो फ्रूट। वो होता है सेल्फ डिग्रेडेशन के कारण, यानी कि उस फ्रूट में रेस्पायरेशन चल रहा है और रेस्पायरेशन रेट ज़्यादा होने के कारण उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं सेल्फ डिग्रेडेशन के कारण। नेक्स्ट आते हैं कैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण या फिर इंसेक्ट या किसी पेस्ट का अटैक होने के कारण जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में डैमेज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट या मेजर फैक्टर्स हैं जिनके कारण किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल खराब होते हैं। अब हमें प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग में क्या पढ़ना है कि ये मेथड्स जिनके कारण ये पर्टिकुलर फूड खराब हो रहा है, उन मेथड से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है या किन किन मेथड्स को यूज़ करके हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करें तो जितने भी इंडिया में फ्रूट और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है उसके हम केवल 2% की ही प्रोसेसिंग कर पाते हैं। यानी कि अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ा देते हैं, हम ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग कर पाते हैं, तो हम उसे और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और दूसरा जो उसकी क्वालिटी है उसको बनाए रख सकते हैं और ऑफ सीजन में भी उन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम अवेलेबल करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल जिस फॉर्म में है उस फॉर्म से उसे चेंज करके दूसरी फॉर्म में प्रिजर्व कर लिया जाए, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जैसे माजा। मैंगो की फॉर्म से मैंगो का एब्स्ट्रैक्ट या मैंगो के जो सब्सटेंसेस हैं उनको निकाल के वो माजा के फॉर्म में उसको प्रोसेस कर दिया गया है, उसको प्रिजर्व कर लिया गया है, जो कि ऑफ सीजन में भी लोगों को अवेलेबल होगा। तो अब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो जो हमने डिग्रेडेशन के मेथड्स पढ़े थे वही बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं फूड प्रोसेसिंग के और प्रिजर्वेशन के। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिग्रेडेशन एंड थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम पर्टिकुलर इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो आपने देखा होगा कि जो डिग्रेडेशन के मेथड्स हैं उन्हीं के थ्रू हम प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल। माइक्रोबियल कंट्रोल में हमें डिफरेंट माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना है ताकि हम पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकें और पर्टिकुलर फूड की प्रोसेसिंग कर सकें और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। अब माइक्रोबियल कंट्रोल में बहुत सारे मेथड्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल की सरफेस से माइक्रोब्स को दूर रखा जाए, कीप अवे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हैं एसेप्सिस। तो आपको ध्यान में रखना है, कई बार एसेप्सिस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करके भी हम, जैसे कि फ्रूट जूस वगैरह हो गए, उनको छान लिया जाता है, तो जो बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको फिल्टर करके उनको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं एनारोबिक एनवायरनमेंट। एनारोबिक एनवायरनमेंट अगर हम रखेंगे तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हम कर सकते हैं एंजाइम इनएक्टिवेशन एंड डिफरेंट एंजाइम्स जो कि फ्रूट और वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा स्पॉइल करने में हेल्प करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पकने में हेल्प करते हैं, उनको थोड़ा इनएक्टिवेट कर देते हैं, तो उसकी सेल्फ लाइफ को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्फ डिग्रेडेशन से उसको बचाना, यानी कि रेस्पायरेशन रेट को कम कर देना, फिर चाहे हम उसको कम टेम्परेचर पे रख के उसकी रेस्पायरेशन रेट को कम कर सकते हैं या फिर अनदर डिफरेंट मेथड्स के द्वारा। इसके अलावा आता है केमिकल स्टेबिलिटीज़। हम उन फ्रूट और वेजिटेबल्स में कुछ केमिकल एडिटिव्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उसकी
स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, उसके फ्लेवर और अपीयरेंस भी इंक्रीज होगा। अब इसमें सबसे मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में हम सबसे पहला पढ़ते हैं हीट प्रोसेसिंग, जैसा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। हीट प्रोसेसिंग में हम बेसिकली 3 मेथड्स को पढ़ते हैं, पास्चुराइजेशन, स्टेलाइजेशन एंड ब्लांचिंग। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। पास्चुराइजेशन जो टर्म है वो लुईस पास्चर के द्वारा दी गई थी। लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने पास्चुराइजेशन की डिस्कवरी की थी, इसीलिए उनके नाम के बेसिस पे इसके टर्म रख दी गई है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का बेसिक सा मतलब होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे किसी भी सब्सटेंस को हीट करना, इसे बोलते हैं पास्चुराइजेशन, जिसे आपने जनरली मिल्क में पढ़ा होगा। दूध की प्रोसेसिंग करने के लिए हम पास्चुराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ को 5 से 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इसमें जो टेम्परेचर है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट आती है स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन क्या है? जब हम किसी भी फूड मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टेलाइजेशन। यानी कि पास्चुराइजेशन एंड स्टेलाइजेशन में बेसिक सा डिफरेंस है टेम्परेचर का। पास्चुराइजेशन में हम 100 डिग्री सेल्सियस से कम लेते हैं और स्टेलाइजेशन में हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेते हैं। अब आपको ये समझना चाहिए कि मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन जो है उनको हम बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेम्परेरी प्रिजर्वेशन एंड परमानेंट प्रिजर्वेशन। टेम्परेरी प्रिजर्वेशन जो है बेसिकली उसमें हम जो एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो प्रिजर्वेशन किया जाता है उसको इन्वॉल्व करते हैं, जबकि 3 से 4 महीने या 1 साल के लिए जो प्रिजर्वेशन करते हैं उसको हम परमानेंट प्रिजर्वेशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो पास्चुराइजेशन जो मेथड है वो हम टेम्परेरी प्रिजर्वेशन में इंक्लूड करते हैं, जबकि स्टेलाइजेशन जो मेथड है उसे हम परमानेंट प्रिजर्वेशन मेथड के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है? किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबो के रखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लांचिंग। और ये जो ब्लांचिंग है ये बेसिकली सॉलिड फ्रूट्स के लिए की जाती है। हम बेसिकली पल्पी या जूसी फ्रूट्स के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, जैसे सिट्रस जैसे जो फ्रूट्स हैं उसमें हम ब्लांचिंग को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जो कि हार्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे कि डेट पम, उनके लिए हम थोड़ा सा ब्लांचिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा बढ़ाकर हम 5 से 7 मिनट तक डेट पम जैसे फ्रूट्स के लिए ब्लांचिंग का टाइम कर देते हैं। रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग और फ्रीज ड्राइंग, इनका बेसिक सा मतलब होता है कि जब हम किसी फ्रूट या वेजिटेबल को लो टेम्परेचर पे रख देते हैं तो उसकी रेस्पायरेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे सेल्फ डिग्रेडेशन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, जिसके बारे में हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 टाइप के मेथड्स को जनरली इन्वॉल्व किया जाता है, टेम्परेरी और परमानेंट प्रिजर्वेशन। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि अगर किसी भी केमिकल को कम क्वांटिटी में यूज़ किया जा रहा है तो हम उसे टेम्परेरी प्रिजर्वेशन में रखते हैं, और उसी की क्वांटिटी को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है तो उसे हम परमानेंट प्रिजर्वेशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रिजर्वेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट को फूड के अंदर मिला सकते हैं, कुछ चिलेटिंग एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक से केमिकल है नमक और चीनी। अगर हम नमक 5 से 15% को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे टेम्परेरी प्रिजर्वेशन मेथड में यूज़ करेंगे, और इससे ज़्यादा अगर इसकी कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं तो इसे हम परमानेंट मेथड में इन्वॉल्व करेंगे। जबकि अगर हम चीनी की मात्रा 20 से 55% तक रख रहे हैं तो हम इसे टेम्परेरी प्रिजर्वेशन मेथड में यूज़ करते हैं, और इसके से ज़्यादा करते हैं तो उसे परमानेंट मेथड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट और भी सिरका, जिसे विनेगर के नाम से जानते हैं, उन्हें भी हम प्रिजर्वेशन केमिकल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं कुछ रेडिएशन प्रिजर्वेशन मेथड्स। इसे जनरली तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा कुछ एक्सरेज और गामा रेज को यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर फूड सब्सटेंसेस से बैक्टीरिया, इंसेक्ट, इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से प्रोटेक्ट करने के लिए और फूड को सेव करने के लिए हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी कि जिसे यूवी लाइट के नाम से जाना जाता है, उसे भी माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्राइंग मेथड्स की बात करें तो जनरली सन ड्राइंग, हॉट एयर ड्राइंग और फ्रीज ड्राइंग को हम यूज़ करते हैं। सन ड्राइंग जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कि सनलाइट में फूड प्रोडक्ट को रख दिया जाता है, और क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण या सनलाइट की प्रेजेंस के कारण ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। सेम इसी तरीके से हॉट एयर ड्राइंग में हम
एयर सर्कुलेशन को यूज़ करते हैं मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि मॉइस्चर भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे कि अगर किसी फ्रूट या वेजिटेबल में ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो उसके डिग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हॉट एयर ड्राइंग की प्रोसेस के थ्रू, हम एयर सर्कुलेशन के थ्रू हम मॉइस्चर को रिड्यूस करके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन का न्यूट्रिशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के मेथड्स को यूज़ करते हैं और प्रिजर्व करते हैं फूड को एक लॉन्ग समय तक, तो न्यूट्रिएंट रिटेंशन बने रहते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट थे वो बने रहते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स के द्वारा कुछ न्यूट्रिएंट्स का गेन भी हमें, कुछ विटामिन मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स की गेनिंग भी हमें मिल जाए।